नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। न्यू जलपाईगुड़ी से उतरने के बाद हम लोगों ने दार्जिलिंग के लिए कैब लिया था और हम सभी दोस्त बहुत टाइम से हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जाएंगे और डिसाइड हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली हम लोग डिसाइड करके दार्जिलिंग के लिए निकले हैं, देख सकते हैं आप। और वेलकम टू दार्जिलिंग। हम लोग यहाँ से दार्जिलिंग इन करते हैं और देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त सा व्यू है यहाँ का। दार्जिलिंग चाय की खेती और पहाड़ों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग के इतिहास के बारे में। क्या आप भी जानना चाहते हैं दार्जिलिंग के इतिहास के बारे में? तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें। इतिहास में एक ऐसा वक्त था जब दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस टाइम सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा बना 1975 में। तो अब सवाल ये भी आता है कि उस टाइम सिक्किम किसका हिस्सा था? सिक्किम अपने आप में कई सालों तक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी रही, जो कि नामग्याल डायनेस्टी के राजा का साम्राज्य था। उनके राजा को छौग्याल कहा जाता था। दूसरी तरफ नेपाल की गोरखा डायनेस्टी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती, जिसमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल मुख्य क्षेत्र थे। 18वीं सदी में जब गोरखा ने सिक्किम पर हमला किया तो छौग्याल को तिब्बत में शरण लेनी पड़ी। और इसी बीच 1814 में एंग्लो नेपालीज वॉर हुई, जिसमें नेपाल की हार के बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली पर हस्ताक्षर किए गए और नेपाल को कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। 1817 में ब्रिटिश और सिक्किम के बीच ट्रीटी ऑफ टिटालिया की गई, जिसके कारण जितने भी भूभाग नेपाल ने सिक्किम से लिए थे वह सिक्किम को वापस दे दिए गए। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद आने लगा दार्जिलिंग। 19वीं सदी की शुरुआत में दार्जिलिंग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें पड़ी और उन्हें एक ऐसा हिल स्टेशन मिला जो इंडियन प्लेन्स में समर की गर्मी में उन्हें राहत दे सकता था। देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने अपने हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए दार्जिलिंग को कंसीडर किया था। ट्रीटी ऑफ टिटालिया के लगभग 10 साल बाद फिर से सिक्किम और नेपाल के बीच अंटूदारा नाम के जगह को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने लगे और इन झगड़ों को सॉल्व करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने 2 ऑफिसर कैप्टन जॉर्ज लॉयड और JW ग्रांट को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजा। इस सिलसिले में दोनों ऑफिसर्स दार्जिलिंग में करीब 6 दिन के लिए रुके और उन्हें वहां की प्राकृतिक सुंदरता से लगाव हो गया और 1829 में उन्होंने इसकी रिपोर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक को भेजा और जिसमें उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग में एक सैनिटोरियम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दार्जिलिंग उस वक्त सिक्किम का हिस्सा था। तो सन 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डीड तैयार की और दार्जिलिंग को सिक्किम से लीज पर लेने की बात तय हुई। कहा जाता है कि सिक्किम के तत्कालीन छौग्याल ने उस डीड को बिना पढ़े बिना समझे ही साइन कर दिया था, क्योंकि वो डीड लेप्चा भाषा में बनवाई गई थी। इस डीड के अनुसार दार्जिलिंग को तोहफे के तौर पर ब्रिटिश को दिया गया और बदले में सालाना 6000 देने की बात हुई थी। दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल तो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिक्किम से होकर ही गुजरना पड़ता था, जिसके लिए ट्रैवल परमिट की जरूरत होती थी। सन 1839 ईस्वी में डॉक्टर आर्चिबिल्ड कैम्पबेल नेपाल के ब्रिटिश रेसिडेंट थे और दार्जिलिंग के सुपरिटेंडेंट थी। उन्हें दार्जिलिंग का एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज बनाया गया और सिक्किम के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए कहा गया। दार्जिलिंग की शुरुआती डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर कैम्पबेल को क्रेडिट दिया जाता है। उनसे जा रहे थे और यहाँ पे नाश्ता करने के लिए हम लोग रुके थे। आपको मैं बता देता हूँ कि वो जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में जहाँ पे घर दिख रहा है, वहाँ से हम लोग चढ़ते चढ़ते और पहाड़ों के रास्ते के थ्रू हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं और व्यू क्या ही गजब सा है और मज़ा भी आता है।
दोस्तों के साथ अगर आप प्लानिंग करते हैं एक ऐसी जगह पे घूमने का जहाँ पे आपको फुल ऑन इंटरटेनमेंट और बहुत सारा मस्ती करने का मौका मिले, तो ये जगह बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको व्यू का भी बहुत अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि आपका जो पहाड़ का जिस हिसाब से रास्ते को काट के बनाया गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखता होगा कि पहाड़ को काट काट के रास्ता बना के धीरे धीरे ऊपर गया हुआ है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे वहाँ से जो आप देख रहे हैं, हम लोग वहाँ से एकदम आए थे नीचे से, अभी हम लोग इतने ऊपर है और अभी हमें और ऊपर जाना है। उनके अंदर दार्जिलिंग की संख्या मात्र 10 साल में यानी 1839 से 1849 के बीच 100 से 10,000 हुई, और इस दौरान दार्जिलिंग में रोड्स बनवाए गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया और बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेज सैलरी को भी समाप्त किया गया। दार्जिलिंग के डेवलपमेंट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच भी डिस्प्यूट्स शुरू होने लगे। एक सोर्स के अकॉर्डिंग दार्जिलिंग में बढ़ती हुई डेवलपमेंट सिक्किम की लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी आरवाई देव नामगाई के लिए एक नुकसान साबित हो रही थी, जो कि उस वक्त के बिजनेसमैन में मोनोपोली ट्रेड में थे। दार्जिलिंग की डेवलपमेंट देखकर सिक्किम में कई बंधुआ मजदूर भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक फ्री लाइफ को जीने के लिए दार्जिलिंग आने लगे। इसी बीच नवंबर 1849 में जोसेफ डाल्टन हुकर और डॉक्टर आर्चिबिल्ड कैम्पबेल जब सिक्किम में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिलीज के लिए सिक्किम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारे डिमांड्स की गई, जो कि नामंजूर कर दी। फल ना मिल पाने के कारण दोनों को 24 दिसंबर 1849 में छोड़ दिया गया। दूसरी सोर्स के अनुसार जोसेफ हुकर और डॉक्टर कैम्पबेल को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिक्किम के एरिया को मेजर करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सभी रास्ते उस वक्त सिक्किम से होकर गुजरते थे और ट्रैवल परमिट की आवश्यकता होती, लेकिन ट्रैवल परमिट ना होने के कारण दोनों को सिक्किम में गिरफ्तार कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जोसेफ हुकर और डॉक्टर कैम्पबेल ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो बिना परमिट के सिक्किम घूम रहे थे, लेकिन ट्रैवल परमिट पेश नहीं कर पाए। लगभग 130 साल बाद 1980 में एक लेप्चा स्क्रिप्ट मिली, जिसे देखकर यह अनुमान लगाया गया कि वो हुकर और कैम्पबेल का ट्रैवल परमिट, जिसके बारे में हुकर ने बताया था। जांच के लिए स्क्रिप्ट को कालिम्पोंग के प्रोफेसर आर.के. स्ट्रीट को भेजा गया था, तो पता चला कि वो स्क्रिप्ट हुकर का डेली एक्सपेंसेस की लिस्ट थी, जो उनके एक लेप्चा सर्वेंट ने लिखी थी। दोनों थ्योरी में सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी जरूर हुई थी। हुकर और कैम्पबेल की गिरफ्तारी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्किम को एक सबक सिखाने का बहाना मिला और अंग्रेजों ने साउथ सिक्किम के कई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 6,000 रुपये का सालाना अलाउंस को भी रोक दिया और तराई के कुछ भाग को भी दार्जिलिंग में सम्मिलित कर दिया। और दार्जिलिंग उस वक्त तक टी प्लांटेशन और टूरिज्म के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था। न केवल एक हॉलिडे डेस्टिनेशन बल्कि चाय के लिए भी ब्रिटिशर्स को फायदा देने वाला क्षेत्र हो चुका था। इसी बीच सिक्किम के छौग्याल ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जिम्मेदारी दीवान नामगाई को दे दी, जिसके कारण सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्ते खराब होने लगे। ब्रिटिश वर्कर्स अपहरण करके सिक्किम में स्लेव्स के रूप में बेचे जाने लगे। बातचीत से भी कुछ हल ना निकलने पर ब्रिटिश ने सिक्किम का एक और अहम क्षेत्र पर कब्जा करने की ठानी और 1861 में 2600 सिपाही के साथ सिक्किम के तत्कालीन राजधानी तुमलोन भेजा गया और देवान नामगे फरार हो गया वहां से, और छौग्याल के बेटे के साथ ट्रीटी ऑफ तुमलोन साइन किया गया, जिसके बाद दार्जिलिंग पूरी तरह से सिक्किम से अलग हो गया। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ब्रिटिश को अपने मनपसंद दार्जिलिंग को भी छोड़ना पड़ा और दार्जिलिंग भारत का हिस्सा बन गया। तो यह कहानी थी दार्जिलिंग सिक्किम से अलग होने की कहानी, दार्जिलिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होने की कहानी। आज दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति समस्त बंगाल से अलग है।